वेलकम बैक टू IAS अंसारी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपनी यूट्यूब चैनल IAS अंसारी में। तो जितने भी नए भाई बहन हमसे जुड़े हैं वो सभी स्टूडेंट्स फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर रात 6 बजे से 9 बजे के बीच चल रही हैं, यानी कि शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच सारी क्लासेस चल रही हैं। अगर प्रीवियस क्लासेस अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किए तो चैनल पर जाकर अलग अलग प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की, वहाँ से आप अटेंड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 41 है। इससे पहले की क्लासेस अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किए तो चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट उपलब्ध है, चैनल पर जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। और ये विज्ञान आपका ये तीसरा प्रश्न पत्र होता है, यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का ये तीसरा पेपर होता है। इसमें सबसे पहला सवाल आपका है आज की क्लास का 41 नंबर सवाल है, मशीन क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। तो बताना आपको, मशीन एक ऐसी युक्ति यानी कि एक डिवाइस है जिसके द्वारा जो बल लगता है, ठीक है, बल का जो मान है यानी कि परिमाण होता है उसको बदला जा सकता है। मशीन के द्वारा किसी भी चीज़ पर, किसी भी वस्तु पर कोई बल लग रहा है, ठीक है, तो उसका जो मान यानी कि परिमाण होता है उसको हम बदल सकते हैं। किसकी सहायता से? मशीन की सहायता से। और इसके साथ ही मशीन की सहायता से एक बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाकर उसका जो प्रभाव है दूसरे बिंदु पर और किसी दूसरी दिशा में हम उत्पन्न करके कुछ कार्य भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी क्या है? मशीन है, ठीक है। ये सारे काम किसके द्वारा होता है? मशीन के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया आपको कि मशीन क्या है। तो मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा बल के मान यानी कि परिमाण को बदला जा सकता है और उसकी जो दिशा है, ठीक है, उसकी जो इसकी सहायता से एक बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाकर उसका जो प्रभाव है वो दूसरे बिंदु पर और किसी दूसरी दिशा में उत्पन्न करके कुछ कार्य भी किया जा सकता है। ये भी चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मशीनों के प्रकार यहाँ पर बताए गए। तो मशीनें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। उत्तोलक, ये एक तरह की मशीनें होती हैं। पेच एक तरह की मशीन है। झुकातल एक तरह की मशीन है। गिरनी एक तरह की मशीन है। पहिया और धुरी, ये सारी की सारी क्या है? ये आपकी मशीनें ही हैं, सरल मशीनें हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 42, उत्तोलक। उत्तोलक बताइए, उत्तोलकों के प्रकार भी बताइए और इनका वर्णन भी कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं उत्तोलक क्या, व्हाट इज उत्तोलक। तो उत्तोलक क्या है? उत्तोलक क्या होता है? एक मुड़ी हुई, ठीक है, इस तरह से आप मुड़ी हुई हो सकती है, ठीक है, कोई छड़, या फिर वो सीधी भी हो सकती है। ऐसे सीधी छड़ भी होती है जो कि बहुत ही मजबूत छड़ होती है। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, कोई बिंदु है इसके सापेक्ष आप घुमा भी सकते हैं, ठीक है, किधर के लिए भी, ठीक। तो ऐसी सीधी या मुड़ी हुई छड़ जिसको एक बिंदु के सापेक्ष हम घुमा सकते हैं उसे उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक का अगर यांत्रिक लाभ आपको पता करना हो तो उसका भार और आयास, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। भार बटे आयास आप करेंगे तो यांत्रिक लाभ आपको पता चल जाएगा। और यदि आपके पास आयास की भुजा और भार की भुजा है, ठीक है, तो इससे भी आप यांत्रिक लाभ पता कर सकते हैं। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास के बराबर होता है। इसके अलावा आयास भुजा बटे भार भुजा ये इसके बराबर होती है। दोनों आपस में इक्वल होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। आगे यहाँ पर देख रहे हैं हम, आगे क्या बताया गया, चलिए देख लेते हैं फटाफट आगे क्या बताया गया। अब यहाँ पर उत्तोलक के प्रकार बताए गए, चलिए फटाफट देख लेते हैं। हमने बहुविकल्पी प्रश्न जब आपको पढ़ाए थे तो वहाँ पर बताया था कि आगे आपको उत्तोलकों के बारे में जानने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्लासेस अभी तक अटेंड नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं स्टार्टिंग में, तो उनकी जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पर बनी हुई है। आप विज्ञान विषय की प्लेलिस्ट को देख लीजिए, चैनल पर जाकर शुरू से देख लीजिए, 1 नंबर क्लास से सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। उत्तोलकों के प्रकार, आलंब, भार और आयास की स्थिति विभिन्न होने पर उत्तोलक 3 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें आलंब की स्थिति अलग होगी, भार की स्थिति अलग होगी और आयास की स्थिति। इन स्थितियों के आधार पर ही जो उत्तोलक हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। प्रथम प्रकार का उत्तोलक कैसा होता है देखेंगे। जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं उसमें आलंब जो होता है वो मध्य में होता है। आलंब कैसे होता है? मध्य में होता है और इसके एक और भार होता है, ठीक है, एक और भार होता है, ठीक है, एक और वजन होगा, एक और यहाँ पर क्या होगा? आलंब होगा और दूसरी ओर आपका आलंब होगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे क्या क्या बताया, जैसे कि उदाहरण कैंची होगी, ठीक है, ये इस तरह से आपकी कैंची होती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये कैंची होती है, ये पकड़ने का होता है इधर, ये कैंची हो गई, ठीक है, कैंची हो गई। तराजू हो गया, हैंडपंप हो गया, शीशा हो गया, ढेकुली, कलम हो गई, नल की टूंटी हो गई। ये सारे के सारे क्या है? ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक है। ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक कौन सा। आपसे ऑब्जेक्टिव में आपके सामने कई सारे नाम लिख दिए जाएंगे, ठीक है, उनमें से एक प्रथम प्रकार का उत्तोलक होगा, तो वहाँ पर आपको पहचानना होगा। तो आपको याद रखना है कैंची, तराजू, हैंडपंप, सीसॉ जिसे ढेंकलू भी बोलते हैं, कलम हो गई आपकी पेन, नल की टूंटी हो गई, सारे के सारे प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं। अब बात करेंगे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के बारे में। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के मध्य में भार के एक और बल होगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होगा, ठीक है, बीच में भार के एक और बल होगा तथा दूसरी ओर आलंब होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे सरौता,
ठीक है, क्या होगा, सरौता, ठीक, सरौता। नींबू का रस निकालने का यंत्र, ठीक है। इसके अलावा ट्रॉली होगी, बॉक्स का ढक्कन हो गया, किसी बॉक्स है बॉक्स का ढक्कन हो गया, या किवाड़ हो गई, या स्क्रू ड्राइवर हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, ये द्वितीय प्रकार के उत्तर हो गए। आपको याद रखना है, ये बाद में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि हमें पता नहीं है, फिर आपको करना होगा याद, तभी पता चलेगा आपको, ठीक है। तो याद कर लीजिए, इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। तृतीय प्रकार का उत्तोलक कौन सा होगा, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में एक सिरे पर आलंब और दूसरे सिरे पर आपका भार होता है, ठीक है। और मध्य में क्या होता है, बल लगाया जाता है। बल कहाँ पर होता है, मध्य में होता है। उदाहरण के लिए चिमटा हो गया, ठीक है, हल हो गया, चाकू हो गया, फावड़ा हो गया, ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके तृतीय प्रकार के उत्तोलक होंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल, प्रश्न संख्या 43। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऊतक क्या, व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू आपको बताना है। इसके प्रकारों का भी संक्षिप्त वर्णन कर दीजिए फटाफट। तो सभी भाई बहनों का, हर भाई बहन का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस अंसारी में। जितनी नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ठीक है। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आपके 2016 से लेकर 2023 के, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। बहुत जल्दी आपकी ये सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो बताएंगे ऊतक के बारे में। जीवधारियों का शरीर अनगिनत कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। हमारे जो शरीर है, जो बॉडी है, वो अनलिमिटेड सेल्स से बनी है, ठीक है, जिनकी कोई संख्या आप निश्चित नहीं है। कुछ जीवधारी सरल और एक कोशिकीय होते हैं, जिसकी अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जीवाणु, क्लोरेला, शैवाल आदि, ठीक है। इनमें समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। आपसे पूछा जाए अमीबा एक कोशिकीय, बहुकोषीय, तो आप बताएंगे अमीबा एक कोशिकीय, यूग्लिना भी एक कोशिकीय, पैरामीशियम, ये सारे के सारे क्या है, ये एक कोशिकीय है, ठीक है। यानी कि ये सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कैसे सिंगल सेल से बने होते हैं, केवल एक कोशिकीय होते हैं, ठीक। उसके बाद आगे यहाँ पर बताएंगे, यानी कि यूनिसेल्युलर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और ह्यूमन बॉडी होती है या कोई अदर बॉडी होती है, ठीक है। अदर जो प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे मल्टी सेल्युलर होते हैं, ठीक। इनमें क्या होता है, समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न हो जाती हैं, जबकि बहुकोशिकीय, मल्टी सेल्युलर और जटिल जीवधारियों में विभिन्न जैविक क्रियाएं पृथक पृथक, मतलब अलग अलग कोशिकाओं, जैसे कि ऊतक, इसके अलावा ऊतक तंत्र और अंगों के द्वारा संपन्न होती हैं। विभिन्न समूहों में कोशिकाएं विशिष्टीकरण के फलस्वरूप निश्चित कार्य करने की क्षमता भी रखती हैं, ठीक है। आगे क्या बताया गया, आगे देख लेंगे। यहाँ पर कोशिकाओं का वह समूह जो उद्गम, संरचना और कार्य में एक समान होता है, ठीक है। हमारे शरीर में अनगिनत बॉडी में सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ सेल्स जो होती हैं उनका कार्य एक समान होता है, ठीक है। उनके एक समूह बना हुआ होता है, उनका कार्य एक समान होता है, उनकी संरचना एक समान होती है, ठीक है। उनकी उत्पत्ति एक समान होती है, ठीक है। ऊतक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, जो एक समान संरचनाएं होती हैं हमारी बॉडी में सेल्स की, उन्हीं को हम ऊतक बोल देते हैं। ऊतक विभिन्न ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं, और विभिन्न ऊतक तंत्र मिलकर एक अंग, ठीक है, ऑर्गन का जो निर्माण है वो कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पर बताना है ऊतकों के प्रकार, काइंड्स ऑफ टिश्यूज़। उपकला ऊतक होता है पहला आपका, दूसरा है संयोजी ऊतक जिसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में, तीसरा आपका संवहन ऊतक जिसे वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, तीसरा आपका पेशी ऊतक जिसे मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, चौथा पांचवा आपका तंत्र का ऊतक जिसे नर्वस टिश्यू भी आप बोल सकते हैं। ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ इस टिश्यूज़ हैं जिन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल को, और प्रश्न संख्या 44 देखेंगे आप यहाँ पर। ह्यूमन बॉडी में ऊतक का महत्व स्पष्ट करना। आपको जो मानव शरीर होता है, जो मनुष्य का शरीर होता है, ठीक है, उसमें ऊतक का क्या महत्व है, तो निम्नलिखित महत्व है, देखेंगे। कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म आकार की होती हैं। हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। वे शरीर की जरूरत के अनुसार कार्य नहीं कर पाती। इन कार्यों को ऊतक ही सफलतापूर्वक करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक। ऊतकों की उपस्थिति के कारण इस भ्रम का विभाजन होता है, अर्थात भिन्न भिन्न ऊतक अपने अपने विशिष्ट कार्यों को पूरा करते हैं, ठीक है। जो अलग अलग ऊतक होते हैं वो हमारी बॉडी में अलग अलग कार्य होते हैं, उनको पूरा करते हैं अलग अलग ऊतक, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बताया गया, ऊतक से मिलकर ऊतक तंत्र, और ऊतक तंत्र से मिलने से क्या होता है, हमारी बॉडी के जो अंग होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनका निर्माण होता है। इसके साथ ही अंग विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं, जिसके आपके हाथ की उंगली हो गई, पैर हो गए, ठीक है, और सारी नाक हो गई, कान हो गई, सारी के सारे कहीं ना कहीं ऊतकों से ही इनका निर्माण होता है, ठीक है। ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। तो अलग अलग ऊतक जो है अलग अलग कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है आपका, विभिन्न अंगों के मध्य कुछ ऊतक संयोजन का कार्य करते हैं, जिसकी रुधिर तथा लसिका विभिन्न प्रकार के पदार्थों का एक अंग से दूसरे अंग में पहुँचाने या लाने ले जाने का भी यहाँ पर आपका जो कार्य है वो करते हैं, ठीक है। अगले तरफ हम बढ़ रहे हैं, आगे की ओर हम देखेंगे कि आगे क्या है, ठीक है। आगे की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और आगे क्या बताया गया ऊतकों के बारे में, 5वां पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए। बताया गया कि कुछ ऊतक शरीर की बाह्य वातावरण से सुरक्षा करते हैं और सुरक्षा करने में सहयोग देते हैं, जैसे उपकला ऊतक शरीर पर विशिष्ट आवरण बनाते हैं। तंत्र का ऊतक बाह्य आघातों की सूचना मस्तिष्क को देते हैं, ठीक है। जो तंत्र का ऊतक होते हैं, नर्वस टिश्यू, वो बाह्य कोई आघात होता है हमारी बॉडी पर, ठीक है, कोई चोट वगैरह लगती है, इसकी सूचना किसको देते हैं, हमारे ब्रेन को देते हैं, मस्तिष्क को देते हैं, जो कि सर में होता है।
इसके नियमन कार्य के रूप में उन अंगों को कार्यवाही करने हेतु प्रेरित करते हैं जो सुरक्षा के योग्य हैं। आगे बताया गया पॉइंट नंबर 6, कुछ ऊतक जो है शरीर का विशिष्ट स्वरूप बनाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, जैसे कि कंकाली ऊतक, स्केलेटल टिश्यू, पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यूज आदि। ठीक है, स्पष्ट है कि ऊतकों का शरीर में अति महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं ऊतकों से मिलकर ही बनी होती। अगला यहाँ पर जो सवाल है, प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 देखेंगे आप इसे। मनुष्य के शरीर में प्रमुख तंत्र या संस्थान कौन कौन से हैं, उनका नाम आपको लिखना है। ठीक है, जो प्रमुख तंत्र हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, सिस्टम्स, उनको यहाँ पर बताना है। तो अंग तंत्र अथवा संस्थान निम्नलिखित हैं। पहला हो गया आपका कंकाल या अस्थि तंत्र, जिसे स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। दूसरा आपका पेशी तंत्र, जिसे मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तीसरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे आप खाने को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत ही सारी चीज़ें आती हैं। स्वतंत्र तंत्र हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगला आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला आपका उत्सर्जन तंत्र, जिसे एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिससे जो यहाँ पर हमारी बॉडी के जो वर्ज्य पदार्थ हैं, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, वो बॉडी से बाहर निकलते हैं, किसके, उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से। ठीक है, तंत्र का तंत्र आपका नर्वस सिस्टम हो गया, प्रजनन तंत्र, ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा आपका अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, और अध्यावरीय तंत्र, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ये सारे के सारे जो तंत्र हैं, जो सिस्टम है, वो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षाओं में आ चुका है। कोशिका की संरचना को चित्र सहित समझा दीजिए। जो सेल होती है, ठीक है, मानव सेल होती है जो, ठीक है, इसकी संरचना आपको बताना है। ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षाओं में आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं कोशिका की संरचना कैसी होती है। प्रत्येक कोशिका के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होता है कोशिका बॉल, ठीक है, सबसे ऊपर की साइड में कोशिका बॉल होती है। अभी इसका पूरा चित्र आपको दिखा देंगे, डायग्राम, ठीक है, डायग्राम नीचे होगा, दिखा देंगे अभी आपको डायग्राम। ठीक है, यहाँ आगे डायग्राम आपका, ये पूरा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, और आगे ये यहाँ पर भी ये डायग्राम आपको मिल जाएगा। तो डायग्राम को आपको समझा देंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, पहले हम इसे देख लेते हैं अच्छे से क्या इसमें बताया गया। ठीक है, तो डायग्राम के बाद बात करेंगे। पहले समझेंगे कोशिका के 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला होता है आपका सेल बॉल, ठीक है, सेल बॉल होता है। दूसरा आपका प्रोटोप्लाज्म, जिसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तीसरा आपका मेन भाग होता है न्यूक्लियस। प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, केंद्रक बोलते हैं इसे। सबसे पहले सेल बॉल के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कोशिका भित्ति होती है, जो कि कोशिका के चारों होती है, जो होर होती है, जो कि कोशिका को आवरण का यानी कि काम करती है। ठीक है, तो कोशिका के ऊपर एक पतली दोहरी झिल्ली, ठीक है, झिल्ली और चढ़ी रहती है, जो कोशिका के आंतरिक भाग की रक्षा करती है, चारों तरफ से उसकी सुरक्षा करती है। इस भित्ति के कारण ही प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से भिन्न होती है और अपना पृथक अस्तित्व भी रखती है। ठीक है, कोशिका का आंतरिक भाग जो जीव द्रव्य में पाया जाता है, उसका का कुछ भाग गाढ़ा कठोर होकर कोशिका भित्ति का जो निर्माण है वो कर देता है। कोशिका के अंदर जो अलग गाढ़ा जीव द्रव्य पाया जाता है, उसी का कुछ जो भाग है वो मिलकर बाहर की तरफ कोशिका भित्ति यानी कि सेल बॉल का निर्माण करता है। ठीक है, अभी आगे आपको बताएंगे डायग्राम में सेल बॉल कहाँ पर होती है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है कोशिका द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका भित्ति के भीतर एक गाढ़ा चिपचिपा तरल रंगहीन, ठीक है, रंगहीन का मतलब है इसका कोई कलर नहीं होता है, दिस इज कलरलेस होता है, इसको कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, और ये अर्ध पारदर्शक होता है, पदार्थ भरा होता है, जिसे जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य की ही कोशिका और मानव का जीवन है। ठीक है, जीव द्रव्य क्या है, यही कोशिका का जीवन है, और मानव का जीवन क्या है, प्रोटोप्लाज्म ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यदि कोशिका से जीव द्रव्य को खत्म कर दिया जाए तो वे मृत हो जाती हैं। कोशिकाओं से अगर जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म को हटा दिया जाता है तो सेल्स जो होती हैं वो डाइड यानी कि खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। इसी से कोशिका जीवित रहती है और अपना पोषण करती है। ठीक है, यानी कि खान पान करती है, वृद्धि करती है। जीव द्रव्य में जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी विद्यमान रहते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म होता है कोशिका के अंदर, इसमें जल, प्रोटीन, वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आदि सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। तीसरा आपका न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक जो है वो कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये कोशिका के बीच में होता है केंद्रक, और कोशिका रस यानी कि साइटोप्लाज्म का ही सघन पिंड होता है। ये अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसे कोशिका में सरलता से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। यहाँ पर केंद्रक को भी कोशिका का जीवन बताया गया है, यानी कि जो केंद्रक है और जो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म है, ये दोनों ही कोशिका के लिए, प्रत्येक कोशिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होते हैं, प्रत्येक कोशिका के। ठीक है, यहाँ पर इसका ये डायग्राम है, आप देख सकते होंगे यहाँ पर कोशिका का जो प्लांट सेल है ये। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कुछ इस तरह से। चलिए इसमें एक बार आप फटाफट देख लेते हैं। ये जो सबसे बाहर की ओर देख पा रहे होंगे, यही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में आपको बताया गया था। ठीक है, इसके अंदर ये जो आप महीन जीव द्रव्य देख पा रहे होंगे, साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसे। ठीक है, इस तरह से ये जो जीव द्रव्य देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से ये महीन यही साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस बोला जाता है इसे। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। इसके बाद ये होता है आपका गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी होता है ये आपका। ठीक, इसके साथ यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यह होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पर जो रचना आप देख पा रहे होंगे ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ अंदर की तरफ आप एक यहाँ पर झिल्ली देख पा रहे होंगे, ये इस टाइप से डैश डैश करके जो बनाई गई, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और ये जो बाहर की साइड में ये वाली सेल बॉल देख पा रहे होंगे, ये आपकी सेल बॉल होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इसे आपको याद रखना है। और ये जो ये संरचना देख पा रहे होंगे, ये बड़ी वाली संरचना, ये आपकी वैक्यूल्स होती हैं। ठीक है, कैल्सी वैक्यूल्स होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छे से रिवाइज आप कर लीजिए। बाकी अभी आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ ताकि आपको। और इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर जो आपका कोर्स में ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसे भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह से समझाया गया है उसी चीज़ को। ठीक, इसमें क्या क्या बताया गया। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हो गया आपका केंद्रक। ठीक है, इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ पा रहे होंगे। ये बीच में क्या होता है, कोशिका के बीच में ही आपका केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, जैसे कि अभी आपको बताया गया। ठीक है, इसके अंदर एक केंद्रकाणु होता है। ठीक है, और ये अन्य पार्टिकल्स पाए जाते हैं इसमें। और यहाँ पर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी मैंने आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका का पावर हाउस होता है, ये आपको याद रखना है। सबसे बाहर की तरफ ये कोशिका भित्ति होती है, सेल बॉल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये आपकी हो गई सेल बॉल। ठीक है, यहाँ से इसे काट कर दिखाया गया, ऊपर की तरफ से इसका एक पार्ट हटा दिया गया, अंदर की सारी चीज़ें इसके में ये दिखा दी गई हैं। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी होता है आपका। ठीक है, इसके अंदर ये जो महीन पार्टिकल्स देख पा रहे होंगे, ये जीव द्रव्य रहता है। गाढ़ा तरल पदार्थ क्या होता है, जीव द्रव्य रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, इन्हें आपको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। ठीक, उसके बाद आप अच्छे से इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो अंदर की तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर ये, ठीक है, यही आपकी सेल बॉल होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, जिसकी आपने प्रीवियस अभी जो डायग्राम था पहले वाला, उसमें आपने देखी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहती है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस चित्र का आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से ड्रॉ कीजिए और इसका रिवीजन कीजिए, तो आसानी से आप बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 47 है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि कंकाल तंत्र के प्रमुख कार्यों का वर्णन कर दीजिए फटाफट। ठीक है, तो कंकाल तंत्र के फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, शरीर में कंकाल तंत्र के कार्य निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहले शरीर को ये आकार प्रदान करता है। ठीक है, जो कंकाल तंत्र होता है हमारा, शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है, शरीर को सुदृढ़ता प्रदान करता है, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा देता है और शोषण में भी ये सहायक होता है, मांसपेशियों को ये क्रियाशील बनाए रखता है और रक्त कणिकाओं का भी ये निर्माण करता है। कौन फंक्शन, ये स्केलेटल सिस्टम, जो यहाँ पर कंकाल तंत्र होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये कार्य हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 48 है, पेशियाँ क्या है। ठीक है, पेशियाँ, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है पेशियाँ क्या है। पेशियाँ क्या है, इनकी गतियों का संरचना को समझाइए। ठीक है, इनकी गतियों और संरचना को समझाइए। कंकाल तंत्र पर मांस का आवरण चढ़ा होता है, उसको पेशी संस्थान कहा जाता है। शरीर की समस्त प्रकार की गति अस्थियाँ और पेशियों के संबंध से ही उत्पन्न होती है। पेशियों में दो प्रकार की जो गति है वो पाई जाती है। जो कंकाल होता है उस पर जो मांस का आवरण चढ़ा होता है उसी को हम पेशियाँ बोलते हैं। ठीक है, पहला आपका संकुचन, दूसरा शीतलन या प्रसरण। पहला आपका संकुचन गति, दूसरा शीतलन या प्रसरण। पेशी का संकुचन दो प्रकार का होता है, पहला होता है ऐच्छिक, ठीक है, जो कि हम अपने अकॉर्डिंग ऐच्छिक तरीके से संकुचन कर सकते हैं। दूसरा होता है अनैच्छिक, ठीक है, जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता और ये अनैच्छिक होता है, इनवॉलंटरी होता है। ठीक है, तो पेशी की संरचना के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेशी की संरचना किस तरह से होता है, इसके स्ट्रक्चर। पेशियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिन अस्थियों के सहारे से पेशियाँ जुड़ी रहती हैं उन्हीं के आकार की भांति इनका भी आकार रहता है। ठीक है, प्रत्येक पेशी बाल जैसी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक पेशी ऊतक को रुधिर वाहिनियों से रक्त तथा मस्तिष्क से तंत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक पेशी के 3 भाग होते हैं। ऊपरी सिरा मूल कहलाता है, मध्य का मोटा भाग तुंद कहलाता है और निचले सिरे को निवेशन कहा जाता है। ये दोनों सिरे पतली डोरी के समान श्वेत यानी कि सफ़ेद ऊतकों से बने होते हैं। इन तंतुओं को मांस, रज्जु या कंडरा अथवा टेंडन भी कह देते हैं। निवेशन की अपेक्षा मूल अधिक दृढ़ता से बंधा रहता है। जो निवेशन होता है भाग, इसकी अपेक्षा जो मूल भाग होता है, ठीक ऊपर की साइड में, ये अधिक दृढ़ता यानी कि मजबूती से बंधा रहता है। ठीक है, आगे की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला है प्रश्न 49। ठीक है, प्रश्न संख्या 49 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि दांतों के प्रकारों का उल्लेख कर दीजिए। दांत हमारी बॉडी में जो दांत होते हैं मुंह में होते हैं, ठीक है, दांत तो ठीक है, तो जो दांत होते हैं
मनुष्य के मुख में दांत 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। पहला होता है आपका इंसीजर्स, हिंदी में भी रीड कर लीजिए, कृंतक या छेदक। ये दांत धारदार होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं, एकदम धारदार होते हैं, नुकीले। इनकी संख्या 4 होती है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं। दूसरे टाइप के आपके दांत होते हैं कैनाइन, जैसे हिंदी में रदनक या भेदक भी कह सकते हैं, ठीक है। इन दांतों की संख्या 2 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे होते हैं, ठीक है। ये दांत छेदक दांतों के अपेक्षा लंबे और नुकीले होते हैं एकदम, ठीक है। ये दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं, आपको याद रखना। तीसरा आपका अगर चबरलक, जिसे प्रीमोलर्स कहते हैं, आपके क्या बोलते हैं? प्रीमोलर्स, ठीक है। इन दांतों के सिरे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, परंतु कैनाइन दांतों की अपेक्षा ये कम नुकीले होते हैं। जो कैनाइन दांत होते हैं वो ज़्यादा नुकीले होते हैं और जो प्रीमोलर्स होते हैं कम नुकीले होते हैं। ये इनकी खासियत होती है। इनकी संख्या भी 4 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। इनका कार्य भोजन को कुचलना है। कैसा? एकदम बिल्कुल कुचल देना है। अगला अंतिम आपका मोलर या ग्रिंडिंग टीथ, जिसे डाढ़ या चबरलक भी बोलते हैं, दाढ़, जो कि अंदर की साइड में रहते हैं। ये दांत मुख में पीछे की ओर रहते हैं, स्थित होते हैं, पीछे की साइड में, अंदर की साइड में, और आकार में चौकोर होते हैं। कैसे? चौकोर। इनके सिरे तेज धारदार होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। ये दांत अत्यंत सुदृढ़ होते हैं, एकदम दृढ़ होते हैं, कठोर। इनकी कुल संख्या 6 कैसी? 6 होती है। तो चलिए अब इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। आप लोग बोलते हैं कि हमारे मुख में 32 दांत होते हैं, तो कैसे होते हैं? ठीक है, वो ऐसे ही होते हैं। इनकी काउंटिंग करके भी एक बार आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। चलिए, कम ज़्यादा नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया? सबसे पहले 4 बताया गया। ये 4 दांत होते हैं। कितने? 4 कृंतक या छेदक 4 कितने हो गए? ये हो गए आपके 8। उसके बाद बताया 2 होते हैं, 2 होते हैं ये वाले दांत। तो ये कितने हो गए? ये 4 हो गए, ठीक है, इन्हें आप काउंट करते रहिएगा। इसके बाद बताया गया 4 ये वाले दांत होते हैं, प्रीमोलर्स, 4 ये हो गए। तो ये कितने हो गए आपके? ये हो गए 8, ठीक है। इसके बाद बताया गया कि ये वाले दांत जो होते हैं मोलर, ठीक है, इनकी संख्या होती है 6, ठीक है, 6 और 6 नीचे, 6 ऊपर, तो ये हो गया आपके 12। अब जोड़ेंगे आप, 12 8 20, ठीक है, 20 तो 8 28, 28 4 32। एक बार फिर जोड़ेंगे, 8 4 12, ठीक है, 12 8 20, 20 और 12 32 हो गए आपके पूरे 32 दांत। उठाइए अपने दांत, ठीक है। देखिए 4 टाइप के आपके जो दांत हैं वो आपके मुंह में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर का, और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न भी होने वाला है। ये प्रश्न थोड़ा लॉन्ग है तो ध्यान से देखिएगा। मानव कंकाल को समझाइए, ठीक है, इसके प्रकारों का भी उल्लेख कर दीजिए। तो चलिए भैया कर देते हैं फटाफट उल्लेख। मानव कंकाल अस्थियों उपास्थियों से निर्मित होता है, यानी कि जो मानव का कंकाल है, स्केलेटल सिस्टम है, दैट इज मेड एज, यहाँ पर उपास्थियों से ये निर्मित होता है, ठीक है। मानव कंकाल कैसे निर्मित होता है? अस्थियों और उपास्थियों से, ठीक है। और ये एक ढांचा है, किससे? अस्थियों और उपास्थियों से निर्मित एक ढांचा है। संपूर्ण ढांचा जो है वो कंकाल तंत्र कहलाता है। जो संपूर्ण ढांचा होता है मानव तंत्र का, मानव बॉडी का, ये एक कंकाल तंत्र कहलाता है। मानव एक कशेरुकी प्रणाली है। कौन सा? कशेरुकी प्रणाली है। और मानव को रूप तथा आकार देने हेतु ढांचे की जरूरत होती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी को रूप और एक आकार देने के लिए किसकी जरूरत होती है? ढांचे की जरूरत होती है। कंकाल के द्वारा हृदय, हमारा जो हार्ट है, फेफड़े और जो आंखें जैसे कोमल अंगों की सुरक्षा होती है। मानव का चलना, दौड़ना, मुट्ठी बांधना, सुई पकड़ना और झुकना आदि कार्य कंकाल के द्वारा ही संभव होते हैं। कशेरुकी प्राणियों में कंकाल 2 प्रकार का होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। कंकाल 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका बाह्य कंकाल, दूसरा आपका अंतः कंकाल, ठीक है। तो बाह्य कंकाल बाहरी रूप से दिखाई देने वाला कंकाल होता है। ये त्वचा के चर्म और उपचर्म से निर्मित रहता है, जिसकी बाल, पंख, नाखून, पंचे, खुर, चोंच आदि कंकाल के उदाहरण जो कशेरुकी प्राणियों के उदाहरण। अब आप कहेंगे चोंच हमारे अंदर नहीं होती, तो भैया यहाँ पर सारे कशेरुकी प्राणियों के बारे में बात की जा रही है। उसमें आपका आ सकता है, चिड़ियाँ भी आ सकती हैं कशेरुकी प्राणियों में, ठीक है, और भी कई सारे जानवर आ सकते हैं, सारे के सारे कशेरुकी प्राणियों में। अंतः कंकाल कैसा होता है? ये बाहर से दिखाई नहीं देता, ये त्वचा के नीचे स्थित होता है। इसके द्वारा ही शरीर का ढांचा जो है वो विभक्त होता है, नहीं अलग अलग डिवाइड रहता है, ठीक। ये मुख्य रूप से ही कंकाल 2 भागों में विभक्त रहता है, अच्छे कंकाल और अनुबंधन कंकाल, ठीक है। जो यहाँ पर अंतः कंकाल होता है ये फिर दोबारा से 2 भागों में बांट दिया गया है इसे, तो कोई बात नहीं, इसे भी पढ़ लेंगे। 2 भागों में बांट दिया गया। पहला आपका अच्छी कंकाल, ठीक है। अच्छी कंकाल में क्या होता है? अच्छी कंकाल शरीर की लंब अक्ष पर स्थित होता है। इसके अंतर्गत करोटी अथवा खोपड़ी जिसे स्कल बोल देते हैं, कशेरुकदंड जिसे वर्टिबल कॉलम बोलते हैं, पसलियाँ जिसे रिब्स बोलते हैं, ओरोस्थी जिसे स्टर्नम बोलते हैं, ये सारी की चीज़ें अच्छी कंकाल के अंतर्गत ही आती है। दूसरा आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि अनुबंधी कंकाल, इसके अंतर्गत अनुबंधी कंकाल शरीर की लंब अक्ष के दोनों ओर स्थित होता है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया कि इसके अंतर्गत अंश मेखला, ठीक, और श्रोणि मेखला और भुजाओं की अस्थियाँ भी आती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका हो गया अंतिम प्रश्न आज की
क्लास का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने रीड की, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। बहुत जल्दी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है वो स्टार्ट होने जा रही हैं, और ये जो PDF फाइल है जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सएप चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप हमसे जरूर ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की इस क्लास कहीं पर समाप्त कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।